राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में आज हम सत्ता के प्रकार, उसके ऊपर सीमाएं, शक्ति व सत्ता में अंतर आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व की क्लास में हमने सत्ता की परिभाषाओं के संबंध में अध्ययन किया था, जिससे हमने जाना था कि जनता द्वारा मान्यता प्राप्त, स्वीकृत, सम्मानित शक्ति को हम सत्ता कहते हैं और सत्ता राजनीतिक क्रियाओं जैसे शक्ति, प्रभाव, नेतृत्व आदि का मूल उपकरण है। विभिन्न विचारकों के अनुसार, जैसे बास्टर्ड के अनुसार, सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार वह स्वयं शक्ति नहीं है। हेनरी फेयोल ने कहा था कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन कराने की शक्ति है। इसके आधार पर हमने सत्ता के दो पक्ष देखे थे, जिसमें पहला था सत्ता निर्णय लेने और आदेश देने वाली उच्च शक्ति है। दूसरा उच्च शक्ति को प्राप्त अधीनस्थों की सहमति या स्वीकृति है। इसके पश्चात हमने सत्ता की जो प्रकृति है उसके बारे में देखा, जिसमें बीच में सत्ता की प्रकृति के संबंध दो सिद्धांत बताए थे। एक औपचारिक सत्ता सिद्धांत, तो दूसरा स्वीकृत सिद्धांत, जिनके अनुसार हमने ये कहा था कि इन सिद्धांतों के अनुसार वास्तव में सत्ता या आदेश के अधिकार की सफलता अधीनस्थों की स्वीकृति पर सफल होती है। आज हम इसके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके प्रकार या स्रोत के बारे में मैक्स वेबर ने इसके 3 प्रकार बताए हैं, जिनमें परंपरागत, सेकंड बौद्धिक कानूनी या वैधानिक नौकरशाही, तीसरा करिश्मावादी सत्ता। तो किसने बताया है? मैक्स वेबर ने। ये ध्यान रखना है सत्ता के प्रकार व स्रोतों के बारे में, क्योंकि इन टाइप में कई बार ये पूछा जाता है। तो जो पहला पॉइंट था परंपरागत सत्ता, जब प्रजा या अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारी, प्रजा और अधीनस्थ जो उससे नीचे हैं अधिकारियों के, अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के जो वरिष्ठ अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं, उनके आदेशों को हम इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा हमेशा से होता आया है, तो इसे परंपरागत सत्ता कहा जाता है। कि जैसे प्रजा है और छोटे कर्मचारी हैं, वो किसी भी आदेश को इस प्रकार से स्वीकार करें कि ऐसा हमेशा ऐसा होता आया है। किस चीज़ को? उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों को, तो हम इसे परंपरागत सत्ता कहते हैं। जैसे राजतंत्र में राजा। सेकंड पॉइंट जो आता है इसमें बौद्धिक कानूनी या वैधानिक नौकरशाही है। जब अधीनस्थ किसी नियम को, इसमें भी वही अधीनस्थ है, छोटे कर्मचारी हैं, किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि वह नियम उच्च स्तरीय अमूर्त नियमों के साथ सम्मत है। किसके साथ सम्मत है? उच्च स्तरीय अमूर्त नियमों के साथ संबंध है, जिसे वे औचित्यपूर्ण समझते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम बौद्धिक कानूनी कहते हैं। तीसरा जो इसका प्रकार या स्रोत है वो है करिश्मावादी सत्ता। जब अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को इस आधार पर स्वीकार किया करते हैं कि उन पर सत्ताधारी का व्यक्तिगत प्रभाव है, तो ऐसी स्थिति को करिश्मावादी सत्ता कहा जाता है। जैसे चमत्कारी नेतृत्व होता है, प्रभाव होता है,
उनका व्यक्तिगत गुण है, उसके आधार पर हम उसके आदेशों को स्वीकार करते हैं, तो उसको करिश्मात्मक सत्ता के नाम से हम कहते हैं। तो इस प्रकार मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं: परंपरागत सत्ता, बौद्धिक कानूनी या वैधानिक नौकरशाही, और तीसरा करिश्मावादी सत्ता। ये तीनों इम्पोर्टेंट है। न्यूटाइप में कई बार इसके बारे में पूछा जाता है कि मैक्स वेबर के द्वारा बताई गई सत्ता के प्रकारों के बारे में बताइए। अब हम इसकी सीमाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसकी सीमाओं के बारे में पहला जो पॉइंट आता है वो है प्रकृति। किसी भी राजनीतिक व्यवस्थाओं को यह अधिकार नहीं है कि वह व्यक्ति को उसके जीवन, स्वतंत्रता और सीमित संपत्ति से भी वंचित कर दे। तो सत्ता के ऊपर जो सीमाएं लगाई हैं उसमें है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का जो अधिकार है उससे इन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। जो सेकंड सीमा आती है, इस पर आती है वो उद्देश्यगत। इसमें प्रत्येक राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं उनका कुछ निर्धारित लक्ष्य होता है तथा सत्ता इन लक्ष्य या आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकती है। जो भी उद्देश्य निर्धारित कर रखे हैं, है ना, उनका यह उल्लंघन नहीं कर सकता है। इस कारण सत्ता पर उद्देश्यगत के आधार पर भी सीमाएं हैं। तीसरी जो इसमें सीमा आती है वो है आंतरिक व बाहरी सीमाएं। आंतरिक व बाहरी सीमाओं में व्यवस्थाएं संस्कृति, मूल्य, परंपराओं, रूढ़ियों आदि धारणाओं में बंधी रहती है। जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं वो संस्कृति हो, चाहे मूल्य हो, चाहे परंपरा हो, चाहे हमारे रीति रिवाज हों, ये सब जो भी धारणाएं हैं उनमें चारों तरफ से बंधी हुई होती है तथा उन्हें राजनीतिक परिस्थितियों एवं संवैधानिक जो कानून हैं उनके अंदर रहकर ही कार्य करना होता है। क्योंकि कहा जाता है कि जैसे मान लो कोई हमारी आस्था है, परंपरा है, तो उसके साथ अगर कुछ छेड़छाड़ करता है तो हम सहन नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार जो भी व्यवस्था हैं वो सब इन अवधारणाओं के अंदर बंद कर कार्य करती है। जो चौथी सीमा आती है वो है प्रक्रिया संबंधी सीमाएं हैं। जो भी प्रत्येक व्यवस्थाएं हैं अच्छे कार्य के लिए उनके नियम बनाए जाते हैं जो सत्ता की सीमाएं निर्धारित करते हैं। अगला जो पॉइंट सीमा में आता है वो अन्य है, जिनमें सत्ता पर कई प्रकार से और भी तरीके से उस पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं जिनके अंतर्गत रहकर उन्हें कार्य करना होता है। इसके पश्चात हम जो शक्ति है और जो सत्ता है उसमें अंतर किस प्रकार से है उसमें देखते हैं। तो शक्ति व्यक्तियों, समूहों तथा भौतिक परिस्थितियों के प्रतिरोध होते हुए भी, किन किन के व्यक्तियों, समूह तथा भौतिक जो परिस्थितियाँ उनका प्रतिरोध होते हुए भी स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता का नाम है। क्या है? शक्ति। जबकि जो सत्ता है आदेश देने की क्षमता है। सेकंड पॉइंट जो अंतर में आता है वो है शक्ति सत्ता से अधिक व्यापक होती है। थर्ड जो अंतर आता है, शक्ति का आधार क्षमता है जबकि सत्ता का आधार है अधिकार। फोर्थ पॉइंट, शक्ति के बिना सत्ता अप्रभावी होती है। पांचवा जो पॉइंट आता है, सत्ता का स्वरूप कानूनी होता है जबकि शक्ति का संबंध सामान्य कानून से परे होता है। छठा जो अंतर आता है वो है शक्ति एक साधन है जबकि सत्ता उनके प्रयोग का माध्यम। सातवां जो पॉइंट आता है, शक्ति विहित व अविहित दोनों प्रकार की हो सकती है
जबकि सत्ता विहित ही प्रकार की होती है। जो आठवां अंतर इसमें आता है वो है शक्ति का स्वरूप। निश्चित होता है तो सत्ता का स्वरूप जो शक्ति का जो स्वरूप होता है वो अनिश्चित होती है, क्योंकि शक्ति किसी भी रूप में हो सकती है, जबकि सत्ता का स्वरूप निश्चित होता है। इस प्रकार ये सत्ता का पूरा टॉपिक क्लियर होता है। इसके पश्चात अगली क्लास में हम नया टॉपिक लेंगे, वो है औचित्यपूर्णता या वैधता।